Hello everyone. Today we are going to start our first session of business law. हम यहाँ पे इस क्लासेस में बिजनेस लॉ पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस लॉ आईटीएम यूनिवर्सिटी ने किस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया गया है। सेकंड सेमेस्टर में बिजनेस लॉ एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा 80 मार्क्स का। तो हम ये चीज देखने वाले हैं कि बिजनेस लॉ में क्या क्या दिया गया है और किस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहली चीज तो लॉ के टाइप्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, जिसमें से क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, स्टैट्यूटरी लॉ है और कॉमन लॉ है। ऐसे लॉ के अलग अलग टाइप्स आते हैं। जब आप एलएलबी ग्रेजुएशन करते हो या जब आप एलएलबी ग्रेजुएट करते हो तो उन सारे केसेस में आपको इनमें से कोई एक स्ट्रीम फाइनल आउट करती है, बट आपको इसमें से कोई एक स्ट्रीम नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ इसमें से एक छोटा सा पोर्शन पढ़ना है जो है बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ का ही दूसरा नाम यहाँ बताया गया है कमर्शियल लॉ। और business law is a body of law which govern the business commerce consideration to be breach of civil law। बिजनेस लॉ किसका हिस्सा है आपको पता रहना चाहिए कि बिजनेस लॉ सिविल लॉ का हिस्सा है, विच डील बोथ द इश्यू ऑफ प्राइवेट लॉज एंड पब्लिक लॉ। यानी बिजनेस लॉ का ही दूसरा नाम कमर्शियल लॉ है या उसे बिजनेस लॉ भी बोला जाता है। ये एक कॉर्पोरेट लॉ की वो बॉडी है जो सिविल लॉ को बिलोंग करती है। जो ब्रांचेस है लॉ की हमने अभी देखे थे, सिविल, क्रिमिनल, तो ये जो सिविल लॉ है उसकी ये ब्रांच है। एक बिजनेस एक छोटा सा पोर्शन है जो आपको आपके सिलेबस में दिया गया है, जो प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ के साथ डील करता है। कमर्शियल लॉ रेगुलेट द कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट, हायरिंग प्रैक्टिसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। बिजनेस लॉ हमारे बिजनेस में होने वाले सारे के सारे लॉ को कवर अप करता है। यानी बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, बाइंग है, सेलिंग है, किसी को हायर करना है, किसी को जॉब पे अपॉइंट करना है, किसी को जॉब पे निकालना है, तो इसके लिए अलग अलग लॉ अप्लीकेबल होते हैं। आपको वही सारे लॉ इसके अंदर पढ़ना है। यह आपका सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरी वो इंफॉर्मेशन दी गई है कि यदि हम किसी एक इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट एंड नेचर बताया गया है कि वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है, कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड गारंटी क्या होता है। आपका सेकेंड यूनिट में जहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बताया गया है, जो पूरा का पूरा सेल से रिलेटेड है कि जब एक सेलर अपने कस्टमर को, अपने परचेसर को जब कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है तो सेल्स के तहत कौन से रूल रेगुलेशंस होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट है, ये आपने शायद 12th में पढ़ा हो, यदि आपको याद हो तो आपको 12th के अंदर पढ़ाया गया है 11th 12th में कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है और वो किस तरीके से सरवाइव करता है। उसी चीज को अब आपको अब और ज्यादा डीप में पढ़ना है। और पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या है और पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कौन सी प्रोसीजर होती है, ये आपके 2 चैप्टर है। यदि नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 यूनिट रहते हैं, तो ये तीसरा और चौथा यूनिट है। थर्ड यूनिट के अंदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जो चेक है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो किस तरीके से ड्रॉ होते हैं, उनके रूल रेगुलेशंस क्या है, उनका एंडोर्समेंट कैसे होता है, उसमें कितनी पार्टीज रहती है, ड्रॉवर है, ड्रॉई है, पेई है, रिसीवर है, तो अलग अलग उस पार्टी के बारे में। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो 3 है ऊपर दिए हुए, ये तीनों एक ही पोर्शन को बिलोंग करते हैं कि जो बिल बनता है, चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो उसमें प्रॉमिसरी नोट्स है, तो उसके बारे में ये 3 कंसेप्ट है। और ये जो चौथा कंसेप्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो 2002 के एक्ट के तहत क्या है। और लास्ट चैप्टर आपका कंज्यूमर रिलेटेड है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है और साइबर लॉ क्या है। क्योंकि आज की तारीख में यदि आप लोग देख रहे होंगे तो साइबर लॉ बहुत बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो ऑनलाइन क्राइम भी साइबर लॉ के अंतर्गत आते हैं। तो वो साइबर लॉ भी आपको इसी यूनिट में, 4th यूनिट में पढ़ना है। तो आज हम इस यूनिट का जो पहला पोर्शन है, जो यहाँ पहली बार पढ़ाया जा रहा है, आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक देखेंगे, उससे ज्यादा और
कुछ नहीं, कि उसका बेसिक क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, वो किस तरीके से काम करता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसी को एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ दिया गया है। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे बताया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज 1872। 1872 ये वो ईयर है जिसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पास आउट किया गया है। तो उसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2H में। आपको याद रखना पड़ेगा सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट। वहां कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई गई, और कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन बताई गई है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जो क्या है, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है। ये सिर्फ डेफिनेशन अपने पेज पे लिख के रखिए, अपने रजिस्टर में एनरोल करके रखिए, इसे हम आगे देखेंगे कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या बोला है, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनीथिंग विच इज एन एग्रीमेंट एंड इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जरा ध्यान से यदि आप लोग देख रहे हो तो उसी डेफिनेशन को क्लियरिफाई किया गया है। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 में क्या डेफिनेशन दी गई है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। उसी डेफिनेशन को यहाँ डिफाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट यदि आप करना चाहते हैं तो वो एग्रीमेंट रहना जरूरी है, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ रहना चाहिए, यानी वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसे कुछ इस तरीके से समझिए, यदि इस पूरे पोर्शन को आप एग्रीमेंट समझ रहे हो, इसे क्या माना जाएगा, इसे एग्रीमेंट मान के चलिए कि ये पूरा पोर्शन एक एग्रीमेंट है। तो इस एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। इस एग्रीमेंट का वो पोर्शन जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, सिर्फ ये इतना ही पोर्शन जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो सिर्फ इतने ही पोर्शन को आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। बाकी पोर्शन को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो चीजें रहनी चाहिए, एक तो वो एग्रीमेंट रहना चाहिए और दूसरा वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ रहना चाहिए। हमें इसी दो पॉइंट को आज पूरी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। तो क्या बोला गया है कि वो एग्रीमेंट है, तो अब देखिए एग्रीमेंट यानी क्या होता है। यहाँ एग्रीमेंट समझिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमने पढ़े हैं। एक तो वो एग्रीमेंट रहना चाहिए, तो एग्रीमेंट यानी होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वी डिफाइन द एग्रीमेंट इन दिस सेक्शन 2E। आप सेक्शंस याद रखेंगे, सेक्शंस अपने रजिस्टर्स में लिख के रखेंगे, क्योंकि ये पेपर्स में भी आपको लिखने पड़ेंगे कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी, 2H में, और एग्रीमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, 2E में। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या बताया था, एक्ट डिफाइन द टर्म एग्रीमेंट एज एवरी प्रॉमिस। एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस forming the consideration for each other. Now we can know how the act defined the term agreement. There may be some ambitions in the definition of the term promise. बस इतनी ही definition हमें पढ़नी है। कौन सी definition पढ़नी है, every promise or every set of promise forming a consideration for each other। यानी हम आपसे और आप हमसे जो प्रॉमिस कर रहे हो उस प्रॉमिस को एग्रीमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो कॉलेज ने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि हम आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करके देंगे, वो एक सेट ऑफ प्रॉमिस है। उसी के बदले आपने कॉलेज को कंसीडरेशन दिया है, उसी गारंटी के भरोसे आपने कॉलेज को क्या दिया है, फीस पे की है। तो ये एग्रीमेंट बोला जा सकता है आपके और उस कॉलेज के बीच में, या आपके और उस ट्यूशन क्लास वाले टीचर के बीच में, जहां पे क्या हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। जिसकी देखिए ना, एक प्रॉमिस किया गया कि आई वांट टू सेल माय कार, मुझे मेरी कार बेचनी है, मैं आपको बेचूंगा।
तो ये प्रॉमिस हुआ आपके और मेरे बीच में। मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया है कि मैं आपको मेरी कार बेचूंगा। मैं जब आपको आपकी कार दे रहा हूं, अपनी कार दे रहा हूं, तो आपको उसके बदले मुझे पेमेंट देना पड़ेगा। तो जब ऐसा कुछ एग्रीमेंट होगा, ऐसा कोई प्रॉमिस होगा हम दोनों के बीच में, मनी कंसीडरेशन प्रॉमिस, तो उसे एग्रीमेंट बोला जाता है। याद रखिए, मनी कंसीडरेशन का रहना बहुत जरूरी है। बिना पैसों के कोई भी एग्रीमेंट होता नहीं। मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि कोई टूर पे चलते हैं, कोई वॉक पे चलते हैं, तो जब ये वॉक का एग्रीमेंट आता है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को पूछ रहा है कि आज शाम को आप हमारे साथ वॉक पे चलोगे क्या, मॉर्निंग वॉक पे चलोगे क्या, तो ऐसे केस में वो एग्रीमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको ये चीज पूछ रहा हूं और आप मुझे हाँ बोल रहे हो, तो उसके बदले मैंने आपको पेमेंट नहीं दिया और ना मैंने आपसे पेमेंट लिया है। तो बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट नहीं होता, इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्रीमेंट के बाद में कौन सा पॉइंट आता है? टर्म इंक्लूड इन द कॉन्ट्रैक्ट। यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को समझना है, तो आपको ये सारे वर्ड्स के मतलब समझना जरूरी है। प्रपोजल मीन्स व्हाट, प्रॉमिस मीन्स व्हाट, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होता है, कंसिडरेशन क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है। जब आप ये सारी चीजों को समझोगे, तब आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को अपने आप समझ जाओगे। तो हम इनमें से एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, प्रपोजल और प्रॉमिस क्या होता है वो देखिए। प्रपोजल यानी क्या होता है? प्रपोजल कहां डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2A में। याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको हर चीज का सेक्शन याद रखना है कि प्रपोजल इज डिफाइंड अंडर अ सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्रपोजल क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर पर्सन for his willingness to do or absent from doing anything with a view to obtain the act is considered to be the promise। यानी मैं आपको जब कुछ करने के लिए या कुछ न करने के लिए विलिंगली अप्लाई कर रहा हूं, तो उसे प्रॉमिस किया जाता है। क्या बोला गया है? जरा ध्यान से इस डेफिनेशन को हाईलाइट कीजिए, तो आपको अपने आप सारी चीजें समझ जाएंगी। विलिंगनेस टू डू समथिंग और फ्रॉम द अब्सेंट ऑफ डूइंग समथिंग, यानी एग्रीमेंट प्रपोजल दोनों हो सकते हैं। मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि आप ये काम करोगे क्या, तो मैं आपको इतना रुपया दूंगा, ये एक प्रपोजल है। यानी मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दीजिए, आप मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे, मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा। ये मेरे तरफ से आपको दिया गया प्रपोजल है। ये विलिंगनेस टू डू समथिंग है कि आप ये काम कीजिए। ये प्रपोजल में क्यों कर रहा हूं आपको कि आप वो प्रोजेक्ट बनाकर दीजिए। ये पॉजिटिव प्रपोजल है। तो उसी तरीके से निगेटिव प्रपोजल भी दिया जा सकता है कि यदि आप वो प्रोजेक्ट नहीं करोगे, तो मैं आपको इतना रुपया दूंगा। कि मिस्टर बी ने आपको एक प्रोजेक्ट करने के लिए दिया है, यदि आप वो प्रोजेक्ट नहीं करते हो, यदि आप ये काम नहीं करते हो, तो वो प्रपोजल। आप इस तरीके से समझिए। देखिए, एक सिंपल डेफिनेशन देता हूं आपको, फैमिली डेफिनेशन। आपको घर से दो तरीके के प्रपोजल मिलते हैं। पहला प्रपोजल, विलिंगनेस टू डू, कि अगर आप स्टडी करोगे, आप अच्छे परसेंट से पास हो जाओगे, तो हम आपको मोबाइल दिला के देंगे, हम आपको ये देंगे। तो एक करने के लिए प्रपोजल दिया गया है कि आप ये काम कीजिए, तो हम आपको मोबाइल प्रोवाइड करेंगे। एंड दूसरी चीज क्या है? अब्सेंट फ्रॉम डूइंग। देखिए, आप ऐसा काम मत करो, घर पे बोला जाता है ना, आप ऐसा काम मत करो। यदि आप वो काम नहीं करोगे, तो हम आपको मोबाइल दिला के देंगे। यदि आप ऐसा काम नहीं, जैसे छोटे बच्चों को बोला जाता है ना कि अगर आप दिन भर शांति से बैठोगे, मस्ती नहीं करोगे, तो हम आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। तो उनको जो प्रपोजल दिया गया है, वो किसके दिया गया है? अब्सेंट फ्रॉम डूइंग के लिए दिया गया है कि आप ये काम मत कीजिए। तो प्रपोजल दोनों रह सकते हैं, फॉर डूइंग समथिंग एंड फॉर नॉट डूइंग समथिंग। और फिर प्रॉमिस यानी क्या होता है? व्हेन द पर्सन to whom the proposal is made signifies his willingness assent thereto, the proposal is said to be accepted and the accepted proposal is treated as a promise। अभी देखिए, अभी हमने प्रपोजल दिया। प्रपोजल मीन्स व्हाट? अगर आप 70% से ज्यादा परसेंट लाओगे, तो हम आपको मोबाइल दिला के देंगे। ये आपके पेरेंट्स का आपको प्रपोजल है। ठीक है, हमें ये चीज मंजूर है।
अगर हम 70% लाएंगे तो आप मोबाइल दिला के देना, यानी आपने क्या किया, आपने आपके पेरेंट्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। तो जब आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो, आप सिग्निफाई करते हो, सिग्निफिकेशन मतलब आप हामी भर रहे हो, आप हाँ बोल रहे हो कि हाँ हम उस चीज को एग्री करते हैं। तो जब आप उस प्रपोजल को एग्री दोगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। होप आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ आई होगी। अब प्रपोजल और प्रॉमिस के बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी आती है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। दो लोग, एक तो प्रॉमिसर है और दूसरा प्रॉमिसी है। कौन होता है, देखिए, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, ये याद रखिए, जो इंसान प्रपोजल दे रहा है वो प्रॉमिसर है। यानी आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको प्रपोजल दिया था 70% लाने के लिए, तो वो लोग कौन बने, प्रॉमिसर बने। एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, जिसने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, किसने एक्सेप्ट किया, आप लोगों ने एक्सेप्ट किए, तो आप लोग कौन बन गए, प्रॉमिसी बन गए। प्रॉमिसर कौन है, जो प्रपोजल दे रहा है, और प्रॉमिसी कौन है, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसे दो पार्टी क्रिएट हो जाएंगे, एक प्रॉमिसर और एक प्रॉमिसी। देखिए यहाँ इस चार्ट में इसको बताया गया, यहाँ पे देखिए दोनों इंसान एक दूसरे से एग्रीमेंट कर रहे हैं। किस चीज का कर रहे हैं, अब ये तो इन्हें पता। तो प्रॉमिसर कौन है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज नोन एज द प्रॉमिसर। जो ऑफर कर रहा है कि ऐसा काम करो, उसे क्या बोला जाता है, प्रॉमिसर। और जो पर्सन उसे एक्सेप्ट कर रहा है, ऑफर, पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, आपके द्वारा, जिसकी एक ये इंसान, इस इंसान ने कुछ प्रपोजल दिया और ये दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया, तो एक कौन बन गया, एक प्रॉमिसर बन गया और एक प्रॉमिसी बन गया। एक एक्स प्रपोजल दे रहा है और दूसरा उसे एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद में देखिए क्या है, कुछ इस तरीके से देखिए, ये एक इंसान है, ये अपना घर बेचने का प्रपोजल दे रहा है, दूसरा इंसान अपने घर बेचने के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो पे कर रहा है उसे, ये कंसिडरेशन है, ये पैसा है जो सामने वाला उस इंसान को दे रहा है, क्योंकि उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं जा सकता। तो इसे भी प्राइवेट, पहले क्या होगा, पहले प्रपोजल होगा, एक इंसान दूसरे इंसान को बोलेगा मैं घर बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे क्या, ये क्या है, प्रपोजल है। जब दूसरा इंसान इसे स्वीकार करता है, हाँ मैं आपका घर खरीदने के लिए तैयार हूं, तो उसे प्रॉमिस बोला जाएगा। वो प्रपोजल कन्वर्ट हो गया, जब एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। अब इसमें से ये प्रॉमिसर बन गया और ये प्रॉमिसी बन गया। और इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाएगा, इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एट लास्ट हम ये चीज का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एग्रीमेंट कैसे बनता है, जब प्रपोजल और एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो एग्रीमेंट बनेगा। और जब उस एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, तब वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। यानी पहले एग्रीमेंट होगा, पहले क्या होगा, प्रपोजल। देखिए इसकी चैन समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला काम जो किया जाएगा वो रहेगा प्रपोजल। जब वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे तो वो बनेगा प्रॉमिस, और उसी प्रॉमिस को क्या बोला जाएगा, एग्रीमेंट। और जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो जाएगा, लीगल बाइंडेड हो जाएगा कोर्ट के तरफ से कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, आप बाइंडेड हो, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया जाएगा। ये पूरे टर्म को आप अच्छे से अपने रजिस्टर्स में लिख के रखिए, क्लियरिफाई करके रखिए, ताकि अगली क्लास में हम इसी चीज को और ज्यादा तरीके से डिस्कस कर सके। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।